उपस्थित आशुतोष जोशी जी, ताशी जी, आयनजीत सेन जी, अनुराग शर्मा जी और सभी मेरे युवा साथियों, केम छो? कुछ समझ तो आ रहा है सबको। मैं गुजरात से आता हूँ। गुजरात में भी पोरबंदर में अभी रहता हूँ, लेकिन पोरबंदर से 24 किलोमीटर दूर द्वारका के एकदम नज़दीक मोढवाड़ा मेरा गांव है। इसलिए ही मैं अर्जुन मोढवाड़िया हूँ। मेरा गांव के नाम से ही मेरी सरनेम बनी है। और ये इंडियन यूथ पार्लियामेंट में मैं शायद तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ। मैं ऐसी यूथ पार्लियामेंट पुणे में भी होती है, जो वहाँ की MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है, वो करते मैं 3-4 दफ़ा गया वहाँ। लेकिन जो यहाँ है मिनी इंडिया, वो वहाँ कहीं नहीं मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ सब युवा साथी आए हुए हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी है। आपने अपनी ज़बान में, अपनी बोली में, अपने डायलेक्ट में जो बात की, बहुत अच्छा लगा कि हम कितने नज़दीक हैं दूर होते हुए भी हमारी भाषा से। मालवी, मारवाड़ी, मराठी, तो ऐसा लगता है कि हम पास पास में ही, पड़ोस में बोलते हैं। इसी तरह लैंग्वेज एकदम मिलती जुलती है। थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में भी बहुत सारी साम्यता आ जाती है। तो मैं बहुत खुशी है कि आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। मैं विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता रहा, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रहा, लेकिन उनसे आगे जाकर मेरा युवाओं से ज़्यादा नाता इसलिए रहा कि मैं 20 साल तक गुजरात की 2nd नंबर की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो स्वराज यूनिवर्सिटी में मैं सेनेट और सिंडिकेट मेंबर 20 साल तक रहा। और आज भी पोरबंदर में जो सबसे बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इसलिए युवाओं से, विद्यार्थियों से बहुत नज़दीक का रास्ता रहा। ऑफ कोर्स मैं टीचर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, लेकिन युवाओं से ज़्यादा रिश्ता रहा। इसलिए थोड़ा सा हक से आपके सामने बात करूँगा। यहाँ पूरे देश में से युवा युवतियाँ आए हुए हैं। मैं यूरोप में गया, ऑस्ट्रेलिया में भी गया था, अमेरिका में भी गया था, और वहाँ के लोगों से डायलॉग भी किया था। तो उन लोगों का एक अफसोस ये है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये है कि वहाँ डाइवर्सिटी है ही नहीं। एक ही कल्चर, कपड़े देखो तो एक ही तरह के, भाषा भी एक ही तरीके से, कलर भी ऑलमोस्ट सेम। थोड़े से हमारे लोग गए हुए हैं। वो लोग डाइवर्सिटी के लिए तड़पते हैं, और हमारी डाइवर्सिटी इतनी बड़ी है, और वो डाइवर्सिटी के सामने, हमारे सामने अभी थोड़ी सी चैलेंज भी। आप यूरोप में एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाइए, थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगी आपकी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। पोर्टुगीज, फ्रेंच, इंग्लिश, लैटिन में बहुत ज़्यादा, जर्मनी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वो समझ जाएंगे। हमारे यहाँ तो केरला से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक अलग अलग भाषा है। और हम तो ये कहते हैं कि ये राजस्थान जहाँ आए हुए हैं हम, वहाँ जयपुर के आसपास की भाषा अलग मिलेगी, दूसरी जगह ये गुजरात की बॉर्डर के पास आएंगे तो अलग भाषा मिलेगी, मध्य प्रदेश के पास जाएंगे तो अलग मिलेगी, ट्राइबल एरिया में अलग मिलेगी। लेकिन ये डाइवर्सिटी में भी हमारी यूनिटी है।
जितने दुनिया में रिलीजन है, धर्म है, सभी हमारे यहां है। ये हमारी एसेट है। ये एसेट को, हमारी शक्ति को आपस में नहीं लड़ानी चाहिए। ये देश का सबसे बड़ा मैसेज यही है। अगर जिस दिन लड़ेंगे उस दिन खत्म हो जाएंगे। ये जो डाइवर्सिटी आज दी गई है हमारे यहां, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़ी सी डाइवर्सिटी, जो एक जमाने में जिसका सूर्य कभी सनसेट नहीं होता था, ऐसा ब्रिटेन छोटा सा, लेकिन 62 कंट्री में उसकी उन्होंने कॉलोनी बना के, गुलाम बना के रखा था। आज तो वो छोटा सा देश हो गया। हमारे यहां से ये इंग्लैंड में जाने वाले बहुत हैं पहले से ही। सबसे ज्यादा मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में से आता हूं वो पोरबंदर से। महात्मा गांधी भी, उसको प्रेरणा भी आज़ादी की वहाँ से मिली थी। अफ्रीका भी गए, यूके भी गए। तो बहुत सारे लोग मेरे गांव में से ही 400 फैमिली आज इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में रहते हैं, लेस्टर में ज़्यादातर। लेकिन मैं ये यूनाइटेड किंगडम आज के दिन में तो सिर्फ 3 देश का रह गया, और वो भी उनका भी एक यूनियन है हमारे जैसा, 3 स्टेट, लेकिन ज़्यादा ऑटोनॉमी हमसे। एक इंग्लैंड है, दूसरा स्कॉटलैंड है, तीसरा आयरलैंड है। वहां डाइवर्सिटी का कितना रिस्पेक्ट है मैं बताता हूं आपको। इंग्लैंड का आज, यूके का आज का प्राइम मिनिस्टर कौन है? कहां के हैं? ठीक है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है इंडियन की? 2-3%, 2-3% ही है, ज़्यादा नहीं है। सभी एशियन मिला के भी 10% पूरा नहीं होते वहाँ। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है। दूसरा है स्कॉटलैंड, जो सबसे ओरिजिनल, जो आज के वहाँ की क्वीन है वो स्कॉटिश है। 16th सेंचुरी में उन्होंने इंग्लैंड कैप्चर करके वहाँ की क्वीन बन गई। बाकी अदरवाइज वो वहाँ की क्वीन है स्कॉटलैंड की। और स्कॉटलैंड वाले में एक मूवमेंट चली रहती है कि हमें इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए। 10 साल में एक दफ़ा रेफरेंडम लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि हमें ब्रिटेन के साथ रहना है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैं नाम भूल गया उनका, लेकिन वो पाकिस्तान ओरिजिन का मुस्लिम है। तीसरा कंट्री है वो आयरलैंड, और आज आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नाम बताइए। बेंजामिन, यस। उसका रूट साउथ में है, शायद तमिलनाडु के इसकी ओर। इसलिए तीनों देश के जो सुप्रीम अथॉरिटी जिसको मानी जाती है, कहीं प्रेसिडेंट के या जो प्राइम मिनिस्टर, तीनों वो 2-3% वाले में से बने हुए हैं। पोर्टुगीज दूसरे नंबर का सबसे बड़ी कॉलोनी दुनिया में, ब्रिटेन सबसे बड़ी, उसके बाद पोर्टुगीज। पोर्टुगीज की प्राइम मिनिस्टर कौन है? गोवा से आए हुए हैं कोई? उसको मालूम होगा। ओरिजिनल गोवानीज कौन? यस, ओरिजिनल गोवानीज है वो, ओरिजिनल गोवानीज। और उनके पिताजी गए थे वहां से, गोवा से, वो बन गए। तो जैसी तरह दुनिया में डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट है, वो हमें रिस्पेक्ट, चाहे रिलीजन में डाइवर्सिटी हो, संप्रदाय में हो, भाषा में हो, रहन सहन में हो, खाने पीने में हो, जो भी हो। हमारे यहाँ गुजरात में तो देखो ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन है, और उसमें भी प्याज और लहसुन खाते नहीं है, ऐसे लोग भी बहुत हैं। इसलिए वो बहुत पवित्र हो गए। और हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं,
वो ठीक नहीं है, ये जो अप्रोच है वो गलत है। उसका भी रिस्पेक्ट है, वो भी ठीक खाते हैं, मैं भी ठीक खाता हूं, आप भी खाता है, जो जिसकी चॉइस। रहन सहन में, भाषा में, बोली में, सब जगह यह डाइवर्सिटी देश की ताकत है। आज ये डाइवर्सिटी के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है। ये डाइवर्सिटी खत्म होगी जब, पहले मैं भी मानता था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मैं मानता हूं भी हूं। आज हमारे तमिल और साउथ के भाई बहन बोलते हैं कि नहीं, हम तो हमारी लैंग्वेज बोलेंगे। तो मैं उस समय ठीक नहीं समझता था, लेकिन जितनी रीच लैंग्वेज संस्कृत है, उससे भी बहुत थोड़ी सी ज़्यादा तमिल रीच लैंग्वेज होगी, उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। तभी मानेंगे कि हम भारत का हिस्सा है, तभी मानेंगे। और मैं पहले मानता था कि गुजराती लैंग्वेज की अभी क्या यार, गुजराती सीखो, हिंदी सीखो, इंग्लिश सीखो, 3 भाषाएं सीखना मुझे भी ठीक नहीं लगता था एक जमाने में। लेकिन आज तो मैं ये मत में आ गया है कि देश को एक रखना है आपको, तो बोली का, डायलेक्ट का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जैसी तरह हमारे खासी लैंग्वेज, ये उसमें क्या है, हमारे शेड्यूल में नहीं है, हमारे तो 14 लैंग्वेज ही है। हमारे लद्दाख से भाई आए हुए हैं, उनकी आपकी भी लैंग्वेज, बोली तो कोई अलग ही होगी, उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको प्रिजर्व करनी पड़ेगी। डाइवर्सिटी हमें प्रिजर्व करनी पड़ेगी। हमारी बहन एक बोल रही थी, कहाँ से, राजस्थान से, कि राजस्थान है वो केमल का देश नहीं है, लेकिन बहुत सारी उसमें कई बातें छोड़ देनी चाहिए। बालिका वधू की बात कही तो उसको छोड़ देना चाहिए, पुरानी हो गई। लेकिन राजस्थानी साड़ी, जैसी तरह राजस्थानी पोशाक, वो हमारा गौरव है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी खान पान, कश्मीरी खान पान, हमारा लद्दाख का खान पान, जो भी है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में थोड़ी सी है, डाइवर्सिटी के एक दूसरे के सामने जो लड़ाई चल रही है, उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि हम पढ़ते कम हैं, रीड कम करते हैं, और आज के दिन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू सही है, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, और वो यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को देशद्रोही यूनिवर्सिटी बना दिया था। सही है कि नहीं है? कल हमारे यूनिवर्सिटी का यहां अलग अलग एक्ट रहता है, अलग अलग जो उसके गवर्नेंस का जो मॉडल है वो अलग अलग रहता है। कल हमारे राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटी था, उनका एक ही एक्ट बना दिया, एक तरीके से नियम सभी का जो अलग अलग था निकाल दिया। मैं ओपोज करके आया हूं। मैंने कहा कि आप अगर वैविध्यता नहीं रखेंगे, पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग IIT, IIM सब एक में डाल देंगे कि एक ही तरीके से तो नहीं होगा। अपना अपना वैविध्य होना चाहिए, और ये वैविध्य के में आज 1 से 10 में कौन है? देश की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, राजस्थान की है उसमें एक है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन गुजरात की टॉप 10 छोड़ दीजिए, टॉप 100 में भी हमारी गुजरात की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 100 में भी। लेकिन जो नाम दिया वहां से पीछे से आवाज आई, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक 1 to 10 में है, जो
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो 1 to 10 में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो 1 to 10 में है, जामिया मिलिया 1 to 10 में है। 1 to 10 में, 1 to 100 में नहीं। लेकिन हम तो ज़्यादातर वही यूनिवर्सिटी को क्या बोल देते हैं कि उसमें देशद्रोही लोग ज़्यादा हैं। सही है ना? ये क्यों होता है कि हम उसके बारे में पढ़े, कभी ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं करते। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नॉलेज प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? और व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने वाले मेरे जैसे ही लोग रहते हैं ज़्यादातर, जो तैयार करके हमारे दिमाग में घुस जाए वही मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किसी का वीडियो कट करके डाल दिया, कोई पुरानी समय में जैसी तरह प्रिंट करके ऐसा ही प्रिंट नया डाल के आपके सामने रख दिया, एविडेंस रख दिया कि देखो ये यहां लिखा हुआ है। मैं आप सबसे देश को बचाने के लिए मैं एक बात करता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा मत करिए। पढ़िए, गांधी के सामने सवाल करना है, जवाहरलाल नेहरू के सामने सवाल करना है तो पहले गांधी जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़िए, किताबें पढ़िए उनकी। फ्रीडम मूवमेंट के बारे में आपके किसी से चर्चा करनी है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर मत चर्चा करिए, या टीवी डिबेट देखकर मत चर्चा करिए। उसके बारे में पढ़िए, किताबें पढ़िए, बहुत सारी है, हजारों लाखों की तादाद में बुक्स है, अवेलेबल है। अलग अलग ओपिनियन भी है, लेकिन पढ़कर बात करिए। देश आपसे यह अपेक्षा रखता है कि पढ़कर बात करिए। डिफर होने का सबको अधिकार है, और ये जब तक आप ये नहीं करेंगे, देश के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने राज्य के बारे में आप उसको सही एंगल से नहीं देख पाएंगे। मैं राजनीतिक बात बहुत कर सकता हूं, घंटा बोलता हूं विधानसभा में, बाहर भी, लेकिन आपके सामने आपको ये बहुत सारी बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी मिल जाएगी, और नहीं तो आप पेपर पढ़ लेंगे, टीवी पढ़ लेंगे तो उसमें देख लेंगे तो उसमें आ जाएंगे। लेकिन अभी हमारे देश, हमें चाहिए नए युवा ऐसे कि दुनिया के सामने कंपटीशन करें, और कर सकते हैं। मैंने बताया ना आपको, यहां नहीं करते हम क्योंकि यहां हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं तो 3 देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो तीनों देश के इंडियन ओरिजिन के यहाँ के हैं, पोर्टुगीज में यहाँ के हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की, यूएसए की उपराष्ट्रपति यहाँ की है। ये कर सकते हैं हम, लेकिन उनके लिए, सबके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरे के व्यूज़ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे की संस्कृति को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम आगे जा पाएंगे। हम ही सच्चे हैं ऐसा कभी हो सकता नहीं है। हो सकते हैं कि मैं ही सच्चा हूं, हो सकता है कि आप है, कहीं दोनों हो, कहीं दोनों में कोई अंतर हो सकता है, लेकिन उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए सबके सामने। और इसलिए हमने ये रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए ही हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बोलते हैं ना हम, लेकिन उनका अमल भी हमें करना चाहिए। मैं आज के जो युवा यहाँ आए हुए हैं, और ये युवा सांसद हैं, इसलिए कहता हूँ कि आप सबको देश में सभी तरह के जो होते हैं ओपिनियन, सभी तरीके के ओपिनियन से ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात होने में कोई गलती नहीं है, उसके बाद ओपिनियन बनाने में भी कोई गलती नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छा नहीं किया, मैं अच्छा नहीं बोला। कोई बोले कि अच्छा
मैं अच्छा बोला हूँ, ये दोनों ओपिनियन हो सकते हैं। मैंने अच्छी बात की, कोई कहेंगे बुरी बात की, दोनों कह सकते हैं। लेकिन वो डिबेट कॉन्क्रीट, दिमाग खुला रख के हमें करनी चाहिए। आज हमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है हमारे सामने, देश के सामने। वो चैलेंजेस ये हैं कि हमारे पास पढ़े लिखे युवा युवती बहुत है, उसके सामने उसको रोजगार देने के लिए इतने जितने क्वालिटी अवसर होने चाहिए, वो क्वालिटी अवसर नहीं। अवसर है ज़रूर, मैं ये नहीं बोल सकता। इसका रीज़न ये है कि हमने लेबर लॉज लूज कर दिया। जो टाइट लेबर लॉज था और सबको क्वालिटी रोजगार मिलता था, ये आज नहीं रहा। हमारे गुजरात में सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिलें थी एक ज़माने में। 90 के बाद वो ऑलमोस्ट बंद हो गई। नई आई जो अलग बात है, लेकिन पुरानी जितनी थी वो बंद हो गई। उस समय हमारी टेक्सटाइल मिल में टीचर से ज़्यादा सैलरी टेक्सटाइल मिल में मिलती थी, इसलिए टीचर्स की जॉब छोड़ के कई लोग टेक्सटाइल मिल में जाते थे। इसलिए जाते थे वहाँ कि आप टेक्सटाइल में एक तय किया हुआ था कि ये लेवल से नीचे आप सैलरी उनको नहीं दे सकते। इतना ही नहीं, आप उसको निकाल भी नहीं सकते, जैसी तरह टीचर्स को नहीं निकाल सकते। इसलिए कोई ऐसे भी से कल नहीं आना, इसी तरह कोई नहीं बोल सकते थे। ये क्वालिटी रोजगार हमें चाहिए, तो हमें जो आज लेबर लॉज जो हमारे देश में है, अगर वो ठीक हो जाए फिर से। 10-12 साल में लेबर लॉज में बहुत रिलैक्सेशन किया गया, उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है तो देश के युवाओं पर, काम करने वाले लोगों पर हुआ है। फ़ायदा सिर्फ इंडस्ट्री को होता है ज़्यादा कि हायर एंड फायर कर दो, उस पर कंट्रोल जरूर आना था। हायर एंड फायर भी नहीं होना चाहिए, और कोई किसी को काम करे या ना करे निकाल दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये होने से आज क्वालिटी रोजगार चला गया। कोई फैक्ट्री में जाओगे तो मिनिमम वेजेस से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी दूसरी फैसिलिटी कुछ नहीं मिलेगी। ये सबसे बड़ा हमारे सामने ये आया। दूसरा जो है, हम सब लोग पढ़ते थे, मेरी पीढ़ी के लोग, 95 तक गुजरात में एक भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, सेल्फ फाइनेंस स्कूल, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी हमने देखी नहीं थी, कि नाम भी सुना नहीं था। 1 to 10, 12 पढ़ लिया, 1 रुपये का खर्च नहीं, अच्छा मार्क्स आया, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया, मेडिकल में मिल गया, उसके बाद रोजगार की कोई चिंता नहीं। डिप्लोमा कर लिया, रोजगार की कोई चिंता नहीं। ITI कर लिया, रोजगार की कोई चिंता नहीं। इवन साइंस कर लिया, रोजगार की कोई चिंता नहीं थी। थोड़ा आर्ट्स कॉमर्स में थोड़ा सा इश्यू रहता था, बाकी कहीं रोजगार की चिंता नहीं थी। अभी सेल्फ फाइनेंस एलिमेंट 95 के बाद पूरे देश में आया। इसकी वजह से अच्छी इंस्टीट्यूशन कौन है, गलत कौन है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं रहता। जो मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं वहाँ हम चले जाते हैं, और जहाँ मार्केटिंग नहीं है, कम फीस है, तो भी हम नहीं जाते। सरकार इतना भारी खर्च अपनी सरकारी इंस्टीट्यूशन पर करते हैं, लेकिन मार्केटिंग नहीं करते। नहीं तो टीचर भी वहाँ अच्छा है, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सबसे अच्छा है। आपके यहाँ जयपुर में, यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी बोलते हैं जयपुर में? जयपुर की है ना पुरानी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ की जो पुरानी कॉलेज से है, ऐसी कॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ग्राउंड देखो, गार्डन देखो, उसका इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम सभी रहेगी। ऐसी पुरानी स्कूल भी होगी। हमें ये जो क्वालिटी एजुकेशन हमें देना है, हमारे बच्चों को तैयार करना है,
तो तभी होगा जब हम ये हमारी इंस्टीट्यूशन से सब पार एक्सेलेंस बनाए जाएंगे, उसके सिवा नहीं होगा। आज के दिन में राजस्थान में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कॉलेज और कई यूनिवर्सिटी और स्कूल है तो बहुत सारी, वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में चलती हैं, न ग्राउंड है, न उसके लिए लाइब्रेरी है, न लेबोरेटरी है, कुछ नहीं है, तो भी चलती है। हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि हमें विश्वगुरु बनना है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसी स्कूल से नहीं बना जा सकता। और हमारे पास था ऐसा। ये बिफोर क्रिस्ट ईस्वी सन शुरू हुआ, उनके पहले 5वीं सदी में, आज से 2800 साल पहले नालंदा और तक्षशिला बनी थी। 1200 की सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में वो डिस्ट्रॉय हो गई। नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, अमर्त्य सेन को उनका चांसलर बनाया, लेकिन हम उसको रख नहीं पाए, इसलिए कि टीचर्स को तो ऑटोनॉमी देनी है, पढ़ाना क्या है वो तय करें, वो भी नहीं जरा टूके। उनके बाद जो जॉर्ज यूई, जो सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, वो भी नहीं तके। आज वो यूनिवर्सिटी भी हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी बन गई है। शिक्षा का स्तर भी हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये हमारी सरकार ही कर सकती है। पॉलिसी बनाकर करनी चाहिए, सब लोगों को करनी चाहिए। एक लेवल से नीचे वाली जितनी भी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, नीचे या तो इम्प्रूव करो या बंद कर दो। रोजगार में भी वैसा ही, एक लेवल से नीचे रोजगार नहीं होना चाहिए। नीचे, उनसे नीचे दिया गया तो ये चलेगा नहीं। स्वास्थ्य के लिए भी हमारे यहां ऐसा होना चाहिए, और ये भी सरकारी व्यवस्था है। एजुकेशन और हेल्थ, दो पॉलिसी ऐसी है कि सरकार को अपने हाथ में रखनी चाहिए। बाकी प्राइवेटाइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रास्ता प्राइवेट लोगों को चलाए और काम करे, कोई इंडस्ट्री चलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमारे देश के भविष्य के लिए जुड़े हुए हैं, इसलिए करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मेरा समय अभी पूरा हुआ है। ज़्यादा लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं इतनी बात करके आप सब लोगों के बीच में आने से मुझे भी बहुत खुशी है। मैं आप सबकी शुभकामनाओं करना के साथ मैं लास्ट में 2-4 टिप्स लेकर मेरी बात ख़त्म करूँगा। मैं भी आपकी तरह कई प्रोग्रामों में बाहर जाता था। हमारे यहाँ ये होता है कि अपने राज्य के या अपने ज़िले के पहचान वाले का ग्रुप बना के हम अलग अलग रहते हैं। आज मैं आपको एक टिप्स ये ज़रूर दूंगा कि आप यहाँ से हर राज्य के 1 या 2 दोस्त बना के जरूर जाइए, जिसके साथ हमारा परमानेंट रिश्ता रह जाए, जिसके घर पे आप आ सके, जा सके, और उनके बाद उनके घर पे जरूर जाइए एक दफा। और यहां आज तो अंतिम दिन है, इसे नहीं कह सकता, लेकिन कहीं भी जाओ तो जहां भी प्रोग्राम में जाइए उसकी डायरी अवश्य लिखिए शाम को बैठकर। यह आपके लिए सबसे बड़ी मेमोरी होगी यहां। और नया भारत आप सब लोग ही नया भारत बना सकते हैं, जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, जिसकी कल्पना जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद उन्होंने की थी। इस नया देश आप सबको बनाना है, और ये देश डाइवर्सिटी में यूनिटी, विविधता में एकता वाला देश बने रहे, और विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बने, ताकतवर बने, बिना लड़े, और हमारे युवा यहाँ विश्व की युवाओं की बरोबरी करे, ऐसी शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।